Good morning, everyone. Welcome to Daily Shots of Finance. आज है 15th of August and Happy Independence Day to each and everyone. कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स वॉच काफ़ी सारे पेपर्स मतलब पहले पेजेस पे एड्स दिए हुए हैं वगैरह, तो इसको हम स्किप करते हैं और यहाँ पे भी मतलब जो न्यूज़ है थोड़ी टेक की हायरिंग वगैरह से रिलेटेड, इसको बाद में देखते हैं अगर टाइम मिलेगा। वापस आ जाएंगे मेन इकोनॉमिक न्यूज़ पे स्टार्ट करेंगे। इंडिया नंबर 2 हैंडसेट मेकर शिप्स 2 बिलियन यूनिट्स इन 8 ईयर्स। तो हैंडसेट से यहाँ पे पहले तो मतलब है स्मार्टफोन को लेकर, स्मार्टफोन्स की एक्सपोर्ट राइज कर रहे हैं और इंडिया नंबर 2 हैंडसेट एक्सपोर्टर बन गया है, मेकर बन गया। 2 बिलियन यूनिट्स हमने एक्सपोर्ट किए हैं पिछले 8 ईयर्स के अंदर। CAGR 23% पर है। हम पूरे आउटपुट का 20% एक्सपोर्ट करने लगे हैं, मतलब जितना हम स्मार्टफोन बनाते हैं उसका 20% हम एक्सपोर्ट करने लग गए हैं, जो कि टोटल 250 मिलियन फोन हम बनाते हैं पूरे साल के अंदर। आउटपुट ग्रॉस ग्रोज 34% YOY वैल्यू वाइज इन 2022, मतलब इतना आउटपुट इंक्रीज हुआ है। आउटपुट के अंदर ऑब्वियसली बात है आपका नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे। जब भी आउटपुट लिखा होता है उसका मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स से होता है, और वैल्यू या लोकल वैल्यू एडिशन ऐसा कुछ भी लिखा होता है तो रुपीज में बात होती है, मनी टर्म्स में बात होती है। ये डिफरेंस होता है दोनों चीजों के अंदर। तो इस तरह से दिया हुआ है। बाकी इसके अंदर और डेटा भी है यहाँ पे। अब क्योंकि हाफ ईयर खत्म हो गया है जुलाई अगस्त, तो हाफ ईयर से जैसा डेटा या इस तरीके से भी डेटा आने लग जाएंगे, तो वैसे दिया हुआ है। चाइना फाइनेंस जायंट अलार्म्स मार्केट्स रेगुलेटर विद मिक्स पेमेंट्स। तो चाइना के ऊपर मतलब बहुत ज्यादा लोगों को मतलब ये चीज का डर लग ही रहा है। वहां पे रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। तो मैं आपको बता दूं क्या होता है। जैसे आपने अगर 100 रुपीज बैंक के अंदर जमा कराए, आपने अगर 100 रुपीज बैंक के अंदर जमा कराए, ये बैंक है, तो आपको क्या लगता है कि बैंक आपके 100 रुपीज तब तक रखेगा अपने पास ही जब तक आप उसको विड्रॉ नहीं करते हैं। बैंक्स लोन भी देता है आगे, बैंक्स लोन भी देता है आगे। तो बैंक्स 100 रुपीज में से कितना लोन देता है? तो बैंक्स जनरली 100 रुपीज में से थोड़ा अपने पास रखता है पैसा, कि अगर आप थोड़ा सा पैसा विड्रॉ करने आ जाते हैं, मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए विड्रॉ जमा कराया, आपने 1,000 विड्रॉ कराने वाले हो, तो इस तरह से थोड़ा सा पैसा रख लेता है अपने पास और बाकी वो लोन में दे देता है। तो लेट से 100 रुपीज उसने आपसे लिया और 80 रुपीज का उसने आप लोन दे दिया आगे। अब वो 80 रुपीज वाला पर्सन भी किसी ना किसी बैंक में जाके इसको जमा कराएगा, या फिर वो इसको खर्चा करेगा, और वो खर्चा जिसको करेगा, जिसको पे कर देगा, वो पे करा हुआ बंदा अपने बैंक में जाके कराएगा। किसी ना किसी तरह से ये पैसा वापस से बैंक में आता है। तो ये बैंक में आया वापस, तो बैंक में आया 80 रुपीज वापस, और बैंक अब इस 80 में से 64 आगे लोन दे देता है। तो इस तरीके से आपका जो 100 रुपीज होता है उसकी वैल्यू 100 नहीं बचती है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। बट अगर आप ये केस देखते हैं, अब अगर इसके अंदर ही 80 रुपीज वाले ने जो भी किया, मतलब खर्चा किया चाहे कुछ भी किया, बट इसके अपने अगर इसने यहाँ पे अपने पैसे वापस नहीं किए, तो ये बैंक को दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर ये पर्सन विड्रॉ करने आ जाता है तो फिर बैंक के पास दिक्कत हो जाएगी, बैंक को किसी और लोन से पैसे देने पड़ेंगे, और फिर अल्टीमेटली ये खबर फैल जाती है, तो बहुत सारे लोग बैंक के पास पैसा निकालने आ जाते हैं, जिस सिचुएशन को बोला जाता है बैंक रन। ये आपको जानना बहुत बहुत जरूरी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बैंक रन इसका नाम है। बैंक रन मतलब बहुत सारे लोग अपना पैसा विड्रॉ कराने आ जाते हैं एक ही बैंक में एक ही साथ, तो ये बैंक उसको फुलफिल नहीं कर पाता और बैंक को बैंक होना पड़ता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब चाइना फाइनेंस का एक जायंट है, मतलब इसका नाम है आपका, चाइनीज में नाम है तो जोंगी, ये जोंगरोंग डिंगजिन करके इनका नाम है। तो इनकी कई सारी फर्म्स जिनको इन्होंने लोन दिया हुआ है वो इनको रीपे नहीं कर पा रही है। तो इनके हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, मतलब इनके काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे इन्होंने लोन दे रखे हैं जिनके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स भी हैं और इनका बहुत ज्यादा इनकम का पार्ट वो रहता है। बट उन ही कंपनीज ने एक ट्रस्ट यूनिट इनको बोल रहे हैं, जो भी बोलो, उन्होंने इनको पैसे रीपे नहीं करे हैं। तो उसकी वजह से रेगुलेटर्स विद मिस्ड पेमेंट्स, मतलब उसकी वजह से इनको दिक्कत हो रही है कि अपनी आगे लोन को जो भी उन्होंने लिया हुआ है लोगों से उसको रीपे नहीं कर पा रहे। उनका नाम वगैरह दिया हुआ है, ये कंट्री गार्डन होल्डिंग्स वगैरह वगैरह, गार्डन होल्डिंग्स। तो ये आप चाहें तो देख सकते हैं, बेसिक मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। टेस्ला कट्स चाइना प्राइस ऑफ टॉप मॉडल्स इन लेटेस्ट साल्वो। साल्वो का मतलब होता है सडनली, सडनली एक हुआ है मूव। क्या हुआ है कि टेस्ला ने टॉप मॉडल्स का प्राइस कम कर दिया है चाइना में। तो बहुत बेसिक सी बात है, क्योंकि इनको वहां से एग्जिट लेना है, तो ये अपना सेल करना चाहते हैं जितना ये कर सकते हैं, और फिर ये निकलना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे इनके ऊपर वहां पे सैंक्शन वैंक्शंस लग रहे हैं और मतलब इनको ट्रेड करने में दिक्कत हो रही है उधर, तो ये निकलना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरी हाइलाइट्स इरेज हो गई हैं, पता नहीं कैसे। और तो मैं आपको वैसे ही अगेन कवर कर दूंगा, और मतलब आपको पहले ट्राई माई बेस्ट की एक्सप्लेन हो जाए सब चीज़।
सेबी सीक्स 15 मोर डेज फ्रॉम एससी फॉर अदानी रिपोर्ट। कल ही हमने देखा था कि अदानी से रिलेटेड सेबी अपनी इंक्वायरी कर रहा है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम दिया था 6 महीने का। तो वो हमें कल तो ये मार्केट में एक्सपेक्टेशन था कि सेबी अपना रिपोर्ट सबमिट करने ही वाला है, हो गया टाइम। बट अब सेबी ने कल जब ये मांगा गया इनसे, तो इन्होंने बोला कि हमने 17 ट्रांजैक्शंस में से अपनी रिसर्च कर लिए, 24 ट्रांजैक्शंस जो थे टोटल, और हमें बाकी ये 7 बचे, आई थिंक 7 बचे हुए जो हैं, या आप 6 भी बोल सकते हैं, 6 से 7 बचे हैं, क्योंकि कई सारे मैटर्स इन्होंने खुद ही बोला है कि बेसिकली 6 बचे हैं। तो वो है, और एक मैटर है ऐसा जिसको सेबी ने ही अभी अप्रूव नहीं करा, मतलब जिसको सेबी एक और अथॉरिटी से चेकिंग करवा रहा है, तो ये इसीलिए मैं 6 बोल रहा हूँ। तो 6 जो इनके ट्रांजैक्शंस हैं और इनको चेकअप करने हैं और इनको इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसके लिए 15 मोर डेज ये इन्होंने डिमांड करे। तो ये बहुत बेसिक न्यूज़ है, और मतलब इसके बाद इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तभी हमें पता चलेगा कि क्या चीज़ हुई है। इसके बैकग्राउंड में मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अदानी का आपका ऑडिटर जो डेलॉइट है, उन्होंने भी रिजाइन करने का नोटिस दे दिया है। तो ये भी मार्केट में बहुत नेगेटिवली लिया जा रहा है। कल भी अगर आपने देखा हो तो देखा ही था कि मतलब मार्केट फॉल किया था। और अभी हम एक और न्यूज़ देखेंगे इससे रिलेटेड आगे। वेजीज ऑन बॉयल जुलाई रिटेल इन्फ्लेशन एट 15 मंथ हाई ऑफ 7.4%। बहुत बेसिक बात है। वेजीज मतलब वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, उनके प्राइसेस की बात कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चरल आउटपुट कम होने की वजह से और सप्लाई मतलब कम होने की वजह से, डिमांड ज्यादा होने की वजह से, जैसे हमने अभी टमाटो में देखा और बहुत सारे जिंजर में देखा शायद, तो इन सब में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। और टोटल अगर हम रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें, फूड इन्फ्लेशन की, तो वो 7.4% पर है, जो कि पिछले हाईएस्ट पे है 15 मंथ्स के अंदर। तो इस तरीके से हुआ। ये रिटेल इन्फ्लेशन ये टोटल वाला है, बट अगर हम रिटेल फूड की बात करें तो वो 30% से ज्यादा है, और वो 39 मंथ्स में हाईएस्ट है। ये नॉर्मल रिटेल इन्फ्लेशन है। रिटेल इन्फ्लेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, मतलब आपका फूड तो आ ही गया, रेंटल सर्विसेज में भी अगर आप उसका पार्ट लेते हैं तो ये सब चीजें आता है। सीपीआई उसको बोला जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसके अंदर क्या है, उन्होंने एक बकेट ऑफ गुड्स बना रखा है, मतलब एक अपने पास बकेट बना रखा है। उस बकेट को ट्रैक करते रहते हैं। बकेट के अंदर बहुत सारे गुड्स हैं, आप चाहें तो उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं क्या क्या गुड्स आते हैं, बट इतना रेलिवेंट वो एज नहीं है। और एक होता है सीपीआई और एक होता है डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई होता है होलसेलर्स प्राइस इंडेक्स, मतलब होलसेल लेवल पे क्या इन्फ्लेशन चल रहा है। आपको पता ही है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल मोस्ट केसेस में नहीं करता है, वो एक होलसेलर को या एक डिस्ट्रीब्यूटर को लाता है बीच में, और एक नहीं बोलना चाहिए, मल्टीपल होलसेलर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं बीच में, तब जाके एंड कंज्यूमर पे पहुंचता है। अगर मैं इस डायग्राम में बताऊं तो ये आपका हो गया प्रोड्यूसर एंड ये आपका हो गया एंड कंज्यूमर। बीच में जो भी रहते हैं आपके, वो रिटेलर्स एंड होलसेलर्स वगैरह रहते हैं। तो होलसेलर के लेवल पे, इस लेवल पे क्या इन्फ्लेशन चल रहा है, इसको हम बोलेंगे डब्ल्यूपीआई। तो ये होता है डब्ल्यूपीआई। अब इसमें क्या बेसिकली इसको मेजर करके ये फायदा है कि कई बार हो सकता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वही अपनी साइड से दिक्कत कर रहे हो, मतलब वही अपनी साइड से सही जगह पे सप्लाई ना कर रहे हो। कई लोगों के पास एक्सेस सप्लाई पड़ा हो एंड कई लोगों के पास कम सप्लाई हो गया हो, तो वो प्राइस बढ़ा दे, मतलब वो प्राइस थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट हम डब्ल्यूपीआई के लेवल पे थोड़ा रियल टर्म्स में देख सकते हैं कि कितना इन्फ्लेशन चल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि काफी कम चल रहा है अगर हम उससे कंपेयर करें सीपीआई से। तो सीपीआई से काफी कम चल रहा है डब्ल्यूपीआई। तो आई होप आपको ये कवर हो गया होगा। और अगर आप मतलब इन रियल टर्म्स देखना चाहते हैं तो -1.436% लिखा है। इसका मतलब है कि डिफ्लेशन चल रहा है। डिफ्लेशन मतलब प्राइसेस आर डिक्रीजिंग, एक्चुअली प्राइसेस आर डिक्रीजिंग एट द होलसेल लेवल। तो ये यहाँ पे आपको आई होप समझ में आ गया होगा सारी चीज। डंजो होल्ड स्टॉक्स विद डेट इन्वेस्टर्स टू रीजिक क्रेडिट टर्म्स। रीजिक का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, रीजिक का मतलब होता है चेंज करना है इनको क्रेडिट टर्म्स। क्रेडिट टर्म्स मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपने किसी को लोन दिया, मैंने आपको शायद कोवेनेंट्स के बारे में बताया था पहले, कोवेनेंट्स, इसमें मैंने आपको शायद वोडाफोन आइडिया या किसी की न्यूज कवर की थी, तो कोवेनेंट्स के बारे में बताया था कि आपको अगर आप डेट लेते हैं तो आपको कुछ स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस टीएनसी फॉलो करना होता है, तो वो आपका कोवेनेंट्स होता है। तो इसी को ही ये चेंज करने की बात कर रहे हैं, ताकि ये थोड़ा इनको टाइम मिल जाए और थोड़ा ये अलग से एक फंड रेज कर सकें, ताकि अपने डेट को रीपे कर सकें। इनको डेट रीपे करने का इनका टाइम हो चुका है, बट इनके पास अभी कैश फ्लो उतना है ही नहीं कि वो रीपे कर सके। अभी हमने इसकी सारी न्यूज कवर करी हुई है। इन्होंने थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हुए बताया है कि इन्होंने एक टाइम पे 75 मिलियन फंडिंग की प्लानिंग की थी, उनको इससे 45 मिलियन मिला, तो इनको बहुत सारे स्टाफ की सैलरी को रोकना पड़ा, बहुत सारे स्टाफ को ले ऑफ करना पड़ा। ये सब इनका चल रहा है। बहुत कैश स्ट्रैप्ड इकोनॉमी कंपनी। कैश स्ट्रैप्ड का मतलब है कि कैश नहीं है कंपनी के पास, और लोन रीपे करने के लिए इन सब के लिए कंपनी अभी
स्ट्रगल कर रही है। आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद स्टार्टअप बिफोर इन्वेस्टिंग, बहुत बेसिक न्यूज़ है। अगर कोई सेलिब्रिटी इन्वेस्ट कर रहा है किसी स्टार्टअप के अंदर, तो एक स्टार्टअप को उसका होमवर्क करना चाहिए। ये बोल रहे हैं विराट कोहली कि एक अच्छे, मतलब एक सूटेबल सेलिब्रिटी को ही आपको एम्बेसडर लेना चाहिए और इन्वेस्टर लेना चाहिए। खैर ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वोडाफोन आइडिया लॉस वाइडेंस इन Q1, प्रमोटर टू इन्फ्यूज अप टू 2000 करोड़। तो ये आपका बहुत बेसिक न्यूज है। अगेन वोडाफोन आइडिया का फिर लॉस बढ़ गया है 6418 करोड़ से 7840 करोड़ हो गया। इसके अंदर स्पेक्ट्रम भी आ जाता है। स्पेक्ट्रम भी इन्होंने खरीदा था इस वाली ऑप्शंस के अंदर, तो उसका भी इनको कुछ प्राइस पे करना ही पड़ा होगा। रेवेन्यू पर यूजर, ARPU, इनका एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म होता है टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर कि हर यूजर से कितना रेवेन्यू आ रहा है हमको, क्योंकि आप रिचार्ज पर यूजर कराते हैं, तो आपका इस हिसाब से 2.9% उस लेवल पे इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू, अगर हम पर यूजर क्वांटिटी में देखें। और टोटल रेवेन्यू क्वार्टरली इंक्रीज हुआ है 1.2% से, जो कि मतलब कोई इंक्रीज नहीं है सच, बस सेम ही मैं इसको बोलूंगा 1.2% जितना इंक्रीज है। तो ये हुआ है यहाँ पे, और लॉस बहुत वाइडन हो गया है। और टेलीकॉम कंपनी के प्रमोटर्स कहते हैं कि वो 2000 करोड़ रुपए अपने लाएंगे, इन्फ्यूज करेंगे, ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके कंपनीज को। ये मेनली इसलिए होगा कि वो अपनी इक्विटी को खरीद लेंगे और अपने डेट को रीपे कर देंगे। इस तरीके से वो अपना 2000 करोड़ का सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कंपनी को। द एसपी ग्रुप अनलाइकली टू होल्ड एनी एडवर्सियल स्टांस एट टाटा सन्स एजीएम। टाटा सन्स की एजीएम काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है एक्चुअली। ये जो शपूरजी पलूंजी ग्रुप है, एसपी ग्रुप जिसकी बात कर रहे हैं, इसका ये 18.4% स्टेक होल्ड करता है टाटा सन्स के अंदर। तो ऑब्वियसली बात है, अब टाटा सन्स की एजीएम होने वाली है। और तो अब इसमें क्या हुआ कि ये अगस्त 29 को होने वाली है। तो इसके अंदर ये जो एसपी ग्रुप है, इन्होंने पहले कई बार इन्होंने ऐसे अपने ओपिनियन उठाए हुए हैं जिनको बोला जाता है कि वो एडवर्सियल है, मतलब एडवर्सरियल अगर बोला जाए तो वो है। अब इन्होंने कैसे किया था, जैसे इन्होंने पिछली बार इन्होंने जो अपनी टाटा सन्स है, इन्होंने 2.5% का डिविडेंड डिक्लेयर किया था। तो ये 2.5% कैसे मेजर होता है कि आपने फेस वैल्यू पे कितना डिविडेंड दिया है। हाँ, सॉरी, इसमें क्या होता है कि आपका 2.5%, जैसे अगर आपकी 100 रुपीज की फेस वैल्यू है और अगर आप 2.5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड दे रहे हैं, तो आपको ये हो गया, रेशो हो गया 2.5%। बट इससे पहले क्या होता था कि इससे पहले इन्होंने कंपेयर करके बताया कि इससे पहले काफी सारी कंपनीज ने और इन्होंने भी 1,000% तक के डिविडेंड दिए। 1,000% का मतलब, जैसे अगर आपका 1 रुपीज का फेस वैल्यू है तो आपने 10 रुपीज का डिविडेंड दिया है। तो इस तरीके से फेस वैल्यू से कंपेयर होता है। अभी के प्रॉफिट से, अभी के लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता, और अभी के मार्केट प्राइस से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। टाटा सन्स का शेयर प्राइस आई थिंक बहुत ज्यादा होगा अभी, और उसका फेस वैल्यू इतना ही होता है। फेस वैल्यू पहले से डिसाइडेड होता है कंपनी का, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 10 रुपीज, इतना ही होता है जनरली। तो ये हो गया यहाँ पर। अब इसमें क्या हो रहा है कि अब ये इस साल ऐसी हरकत नहीं करेंगे, कह सकते हैं कि ऐसी ये डिमांड को रेस नहीं करेंगे, ये बोला गया है, क्योंकि बहुत सारी वो चीज है, इन्होंने अपना खुद अपनी रिस्ट्रक्चरिंग में काम कर रहे हैं। टाटा सन्स अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, टाटा मोटर्स को बहुत ज्यादा कैश चाहिए, तो इस तरीके से ये लॉजिक इनको दिया जाए। बट खैर इसमें कोई सच आप सोच सकते हैं कि न्यूज नहीं है। गुड्स एक्सपोर्ट डिप 15.9%, तो गुड्स का एक्सपोर्ट कम हो गया है, 9 मंथ लो पे चला गया है। इम्पोर्ट्स 17% फॉल कर गए। गुड्स मतलब सारे गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में बड़ा इंक्रीज हमने देखा था, बट उनको अगर सारी चीज मिला देंगे तो सबका इम्पोर्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट देख रहे हैं। तो उसके अंदर अच्छा, आपको एक कमेंट में आप करके बताएं अगर आपको ये है माइंड में कि इंडिया में सबसे ज्यादा क्या आइटम है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो आप गूगल करके कैसे भी आप बताएं कि सबसे ज्यादा क्या चीज हम एक्सपोर्ट करते हैं। और इट इज नॉट स्मार्टफोन्स, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। गुड्स एक्सपोर्ट आपके 15.9% से डिक्लाइन कर गए हैं जुलाई के अंदर, हमने देख लिया है। और ये दो चीजें निकाल रहे हैं, दो तरह से कंपेयर कर रहे हैं उसको। एक है आपका ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि आपका इम्पोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स बोल सकते हैं। मतलब आपका बेसिकली कितना आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट से। अगर ये ट्रेड सरप्लस होता तो मैं इसको उल्टा बोलता, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स बोलता, जो कि जनरली वही देखा जाता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अगर आप फॉर्मूला वाइज देखेंगे तो ई माइनस ई लिखा होता है कई जगह पे। बट हाँ खैर, अगर आप ई माइनस ई करते हैं तो वो नेगेटिव आ जाएगा डेफिसिट के केस में। खैर, तो ये आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो आपका बढ़ के 20.7 बिलियन हो गया है। बढ़ के मतलब ये पिछले जून से कंपेयर कर रहे हैं, पिछले जून से कंपेयर कर रहे हैं, नहीं सॉरी, मतलब इस साल के जून से कंपेयर करें, इस साल के जून से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये इंक्रीज हो गया है। 20.17 बिलियन था पिछले जून में,
और अगर हम ये पिछले साल की जुलाई से कंपेयर करें, देखो 2 तरीके से कंपैरिजन होता है। इस साल का ही कंपैरिजन होता है जो पिछले महीने से किया जाता है कि जून में कितना था, उसके कंपैरिजन में जुलाई में कितना है। और ये भी कंपैरिजन होता है कि जुलाई में इस बार कितना है और जुलाई में पिछली बार कितना था। क्योंकि एक बिजनेस साइकिल होती है। बिजनेस साइकिल मतलब जैसे अगर हम दिवाली के टाइम पे कंपेयर करेंगे, दिवाली के टाइम पे हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होगा और हमारी प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होगी। और अगर हम उसको दिवाली के पहले वाले महीने से कंपेयर करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा इंक्रीज दिखेगा। बट क्या वो इंक्रीज सही है? क्योंकि नहीं, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्शन बस दिवाली की वजह से हो रही है। तो इसीलिए हमें उसे कंपेयर करना चाहिए पिछले साल की दिवाली से। तो तब हमें एक्चुअली में पता चलेगा कि कितना इंक्रीज आया है ग्रोथ के अंदर, रियल टर्म्स के अंदर, क्योंकि पिछले साल भी दिवाली थी और इस साल भी दिवाली है। तो इसी तरीके की साइक्लिकल वाले फैक्टर्स को कंसिडर करने के लिए इस तरीके से कंपैरिजन बहुत सारी किए जाते हैं। अब अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो एक्चुअली में ये डेफिसिट कम हुआ है, पिछले साल आपका 25 सॉरी, हाँ, पिछले साल आपका 25.43 बिलियन पर था, जो कि 20.67 बिलियन पर चला गया, जो कि काफी अच्छे फिगर है। बट अगर आप पिछले जून से कंपेयर करेंगे तो ये बढ़ रहा है। तो यही मैंने आपको बताया कि आपको अलग अलग टाइप की फिगर दिख सकती हैं अगर आप अलग अलग नजरिए से इसको देखते हैं। पीएसयू इंश्योरेंस टूल टू शेप अप बहुत ही बेसिक न्यूज है। पीएसयू बैंक्स में हमने देखा कि बहुत सारे बैंक्स अब थोड़े रेवोल्यूशनाइज हो रहे हैं, थोड़े अपने प्राइवेट की तरह सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एसबीआई को अगर आप देख लें और ये यूको बैंक वगैरह को देख लें, बहुत ज्यादा एडवांस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ये प्राइवेट बैंक से compete कर सकें। ऐसे ही पीएसयू इंश्योरर्स को, जीआईसी है हमारा, एलआईसी है, इन सबको भी थोड़ा अपना मॉडर्नाइज होना पड़ेगा, थोड़ा प्राइवेटाइज, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी ताकि ये अपने लॉसेस को कम कर सके और कस्टमर्स इनसे हैप्पी रहें। तो बस ये लास्ट हमारी न्यूज बची है। अगेन बहुत सारे एड्स दिए हुए हैं बीच में, आर्टिकल में स्किप करेंगे। रुपी ब्रीचेस 83, टचेस एट 10 मंथ लो। रुपी आपका अपने 10 मंथ लो पे आ गया है 83 रुपीज पर। ये हमने पहले देखा है कि ये एक्चुअली में इंक्रीज हुई है वैल्यू। अगर आप नंबर देखेंगे बस, तो पिछले टाइम से जब ये 10 मंथ कंपेयर करते हैं तो आपका हाईएस्ट इज 79.5, उससे डिक्रीज करके 83 पर आ गया। बट अगर आपको लग रहा होगा कि भाई 80 रुपीज से 83 पर आ गया ऑलमोस्ट, तो ये इंक्रीज हो रहा है ये तो, बट ये इंक्रीज नहीं होता है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर कि जैसे फॉर एग्जांपल आप $1 में पहले अगर आप 70 कितना था, 79 था शायद, 79.3 शायद, तो 79 ले लेते हैं अभी के लिए, 79.5 ले लेते हैं। तो 79.5 अगर था और अब वो अगर $1 में, अगर कोई बाहर से इंडिया में आ रहा है, अगर वो 83 रुपीज का परचेज कर सकता है, तो आप समझ रहे होंगे कि वो अब उसी सेम डॉलर में हमसे ज्यादा गुड्स लेके जाएगा। और ये तो आपको $1 है। अगर $1 मिलियन लगा दूं मैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा फिर वो, मतलब 0.4 मिलियन डॉलर के आसपास, $0.35 मिलियन के आसपास हो जाएगा। तो मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा वैल्यू के अंदर। तो अगर आप इसको रुपी की साइड से देखेंगे तो रुपी की साइड से हमारी वैल्यू फॉल कर गई है। हालांकि हमें नंबर देखने को मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, नंबर इंक्रीज हो रहा है, बट ये वैल्यू कम हो रही है हमारी, इस तरह से देखना चाहिए। तो ये आपका 10 मंथ लो पे वैल्यू हमारी चली गई है जो कि 83 पर है। अदानी स्टॉक्स का हमने जो पहले ऊपर देखा था कि एक और न्यूज आएगी, तो वो आ गई है। अदानी स्टॉक्स बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर गए हैं, एंटरप्राइजेस बहुत गिरा था, टोटल कैश तो गिरा ही है और बहुत सारे और गिरे हैं। और ये पिछले 24 जैन से मैं बता रहा हूँ, 24 जैन के बाद हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी आई है, ये भी सेबी वाली रिपोर्ट भी आने वाली है और बहुत सारी और चीजें हो रही है। इनका ऑडिटर भी रिजाइन कर दिया है। तो ये आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया था ऊपर। तो एमएसके इनका नया ऑडिटर होने वाला है। तो मतलब ये सब चीजें हैं। अब इनके चलते इनकी मार्केट कैप अगर हम देखें, मार्केट कैप मतलब टोटल कंपनी, सारी कंपनीज की वैल्यू मिला के ये देख रहे हैं, अंबानी अदानी ग्रुप की देख रहे हैं, तो उसकी टोटल कैप आपकी 25,000 करोड़ से फॉल कर गई है। तो आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। इसीलिए हमने कल भी देखा था कि मुकेश अंबानी वापस से रिचेस्ट मैन इन इंडिया बन गए। सो आपको आई होप पूरी सारी चीजें क्लियर हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लें।